Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 5 and we were studying from chapter number 15 which is homeostasis, and today we will start excretion in representative animals. अब क्या था कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंट एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स की टाइप्स पढ़ी थी, उनका रिलेशन पढ़ा था हैबिटेट्स के साथ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक तो बात आ गई कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो वेरी करते हैं, कि वो उनकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की टाइप्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी डाइवर्सिटी होती है, कि जो वो वाले स्ट्रक्चर्स जो एक्सक्रीशन में जिनका एक्सक्रीशन में पार्ट होता है या जो एक्सक्रीशन करवाते हैं उनमें भी डाइवर्सिटी है, मतलब उनमें भी वैरायटी है। तो उस वैरायटी को अब हम देखेंगे कैसे वैरायटी है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, स्पेशली एनिमल्स की बात अब हम कर रहे हैं ना, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब में एक जैसे नहीं है, बारी बारी डेवलप हुए। तो उन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और एक्वाटिक है, मतलब वाटर में रहता है। इसमें ये सबसे सिंपल लिविंग एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसमें जो है एज सच कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं कि उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है। तो इसमें जो हाइड्रा में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और अमोनिया हो गए। इसमें ऐसा कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। सिंपली जो एक्सचेंज होता है या जो एक्सक्रीशन होती है वो उनकी स्किन के थ्रू ही होती है, जिसमें डिफ्यूजन आ जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अब जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है ये आइसोमोटिक इनकी सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग आइसोमोटिक है, आइसोमोटिक मतलब कि जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म के, हाइड्रा के बाहर वाला और हाइड्रा के जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है वो सेम है, तो इसका मतलब जो वाटर है उसका एक्सचेंज नहीं होगा, जो नेट रिज़ल्ट होगा वो ज़ीरो होगा। तो बस आपने इतनी बात याद रखनी कि जितने भी आइसोमोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या आइसोमोटिक सराउंडिंग्स में रहते हैं उसमें एक्सचेंज ज़ीरो होता है। तो इसलिए आप इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो वाटर नहीं लेंगे, आप बस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का ही नेम लेंगे। नेक्स्ट एक वर्ड यहाँ पे राइट किया हुआ था कि जो हाइड्रा है वो साइनेडेरियन है। अब साइनेडेरियन का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा हट के इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि साइनेडेरियन वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको अगर 4 पार्ट्स में कट करें दरमियान से, मतलब एक वर्टिकल लाइन लगाएं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, तो 4 पार्ट्स बन गए। तो हर पार्ट एक दूसरे के सिमिलर होगा, मतलब एक जैसा होगा। तो यही बात है, बस आपने इसमें इतनी बात याद रखनी है कि डिफ्यूजन करता है, इसमें कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, सबसे सिंपल है ये। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। अब जो प्लेनेरिया है उसमें भी सेम यही बात आती है कि प्लेनेरिया एक्वाटिक है, वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये भी माइक्रोस्कोपिक है कि माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है, ऐसा जो आपको नहीं नेकेड आई से पता चलता। अगर आप देखें भी वाटर में तो आपको बस ऐसे ही लगता है कि छोटी छोटी लाइंस हैं, पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। तो जो प्लेनेरिया है वो फ्लैट वर्म है, कि एक वर्म है, कीड़ा जिसको बोलते हैं, फ्लैट है, जो चिपटा हुआ होता है, और इनकी जो सराउंडिंग है वो भी आइसोमोटिक है। इसका मतलब इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हुए, और जो वाटर है वो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। और इसमें थोड़ी सी अडेप्टेशन आई, जिस तरह पहले हमने पढ़ा था कि कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था हाइड्रा में, ये उससे थोड़ा सा एडवांस है कि इसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, कि ट्यूब्स हैं, और उन ट्यूब्स को हमने नेम दिया प्रोटोनेफ्रीडियम। फिर प्रोटोनेफ्रीडियम को अगर आप डिफाइन करो तो आप कहते हो नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, कि नेटवर्क है ट्यूब्स का लेकिन उसमें ओपनिंग नहीं है। तो ये जो नेटवर्क है ये पूरी प्लेनेरिया की बॉडी में फैला हुआ होता है, और यही इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप कह सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है फ्लेम सेल।
व्हाट इज़ एक्चुअली फ्लेम सेल? अब ट्यूब्स थी जिनको नेम दिया प्रोटोनेफ्रीडिया, उन ट्यूब्स के ऊपर एक कैप होती है, उस कैप को नेम दिया फ्लेम सेल। और ये जो कैप है इसके अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो सीलिया होते हैं यही मेन रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, या फिर एक्सक्रीशन में यही मेन पार्ट प्ले करते हैं अपना। तो जो फ्लेम सेल्स हैं इनको फ्लेम सेल्स एक्चुअली क्यों कहा गया है? फ्लेम बोलते हैं आग को, जो कैंडल के ऊपर भी फ्लेम बनता है तो वो मूव करता रहता है ना, हिलता रहता है। तो इसी तरह ये जो फ्लेम सेल्स है ये प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसको इसमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता प्लेनेरिया में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर ये मूव करता रहता है फ्लेम सेल, इसलिए इसकी मूवमेंट की वजह से इसको नेम दिया है, फ्लेम की तरह मूव करता है इसलिए इसकी मूवमेंट की वजह से इसको नेम दिया है फ्लेम सेल। तो ये इनकी मूवमेंट ही एक्चुअली इनका मैकेनिज़्म है फ्लेम सेल्स का, कि फ्लेम सेल्स के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया होते हैं, फ्लेम सेल मूव करेगा तो फ्लेम सेल के अंदर जो सीलियाँ हैं वो भी मूव करते रहेंगे। तो फिर बेसिकली काम कैसे करते हैं फ्लेम सेल्स, इनका मैकेनिज़्म कैसे है, कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होती है, कि फ्लेम सेल के अंदर आपकी बुक में डायग्राम ज़्यादा क्लियर है, फ्लेम सेल के अंदर सीलिया होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स धागे की तरह के, वो मूव करते हैं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो वाला फ्लूइड जो पूरे प्लेनेरिया में फैला होता है, ब्लड नहीं होता प्लेनेरिया में, तो वो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में से जितना भी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना वो सारा फ्लेम सेल के अंदर आ जाता है। जब जो फ्लेम सेल के अंदर सीलिया मूव करता है जब उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, फिर एक पोर होता है जिसका नेम है नेफ्रीडियो पोर, उस पोर के थ्रू फिर प्लेनेरिया की बॉडी से बाहर निकल आएगा। फिर एक लास्ट पॉइंट है कि जो प्लेनेरिया होता है कुछ फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ पैरासाइटिक होते हैं। जो पैरासाइटिक होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो आइसोटोनिक होते हैं, कि उनकी जो एनवायरनमेंट होती है उसमें उसका कंटेंट वाटर का और जो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट है वाटर का वो सेम होता है। जो फ्रेश वाटर होते हैं उनमें कंटेंट सेम नहीं होता, उसमें वो डाइल्यूट यूरिन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। अगर आइसोटोनिक होंगे तो फिर आप कहते हो कि उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटर नहीं है, लेकिन अगर आइसोटोनिक नहीं है तो फिर आप कहोगे कि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट वाटर होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म क्या है? जो अर्थवॉर्म की एक्सक्रीशन है वो पिछले जो दोनों हम पढ़ चुके हैं अभी, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, उससे थोड़ी एडवांस्ड है कि इसमें जो सिस्टम है एक्सक्रीशन का है वो भी टेब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट इट इज़ मोर एडवांस्ड दैन प्रोटोनेफ्रीडिया। इसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम नेम देते हैं मेटानेफ्रीडियम। अब अर्थवॉर्म का अगर आप एनाटॉमी देखें, जो स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें आपको डिफरेंट सेगमेंट्स बड़े नज़र आते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में एक पेयर होता है मेटानेफ्रीडिया का। एक पेयर मतलब 2 मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक इंटरनल ओपनिंग होती है। यहाँ पे बुक पे आपको एक डायग्राम बनी है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर पता लगेगा कि इसमें एक इंटरनल ओपनिंग होती है। उस इंटरनल ओपनिंग का नेम है नेफ्रीडियोस्टोम। इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको हम नेम देते हैं नेफ्रीडियोपोर। इंटरनल को नेफ्रीडियोस्टोम और एक्सटर्नल को नेफ्रीडियोपोर। एक ट्यूब होती है, उस पूरी ट्यूब को आप नेम देते हैं मेटानेफ्रीडिया। तो ये जो पूरी ट्यूब है इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उन्होंने इसको जकड़ा हुआ था, मतलब इसके ऊपर सारी इसको कवर किया होता है जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये फंक्शन कैसे करता है कि इसमें जो इंटरनल ओपनिंग है जिसका नेम है नेफ्रोस्टोम, उस नेफ्रोस्टोम्स के साइड पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं डायग्राम में। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये मूव करते हैं और सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो कलेक्ट करके एक इसी ट्यूब में भेज देते हैं। जब सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा तो साथ साथ ही फिल्टर होता जाता है कि सिलोमिक फ्लूइड के अंदर से जो वेस्ट है वो ट्यूब के अंदर ही रह जाएगा और जो चीज़ें चाहिए होंगी वो एपिथेलियम के थ्रू एब्जॉर्ब होकर कैपिलरीज तक चला जाएगा और वो फिर कैपिलरीज सारा कुछ कलेक्ट करके बॉडी को या फिर ऑर्गेनिज्म को दे देती हैं कि वो उसको यूज़ कर पाए। और जो ट्यूब है उसके अंदर जितना वेस्ट बाकी का रह जाएगा वो फिर यूरिन होगा
और जो जितना जितना सॉल्ट या वाटर जो एब्जॉर्ब हो गया वो अपनी बॉडी जो होगी वो अपने बाकी फंक्शंस के लिए उसको यूटिलाइज कर लेगी। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अब कॉकरोच, व्हाट इज़ कॉकरोच? कॉकरोच इज़ एक्चुअली टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड, ये लैंड पे रहने वाला है और जो है ऑर्थ्रोपोड है। ऑर्थो मीन 4 और पोड्स में लेग, मतलब 4 लेग वाला टेरेस्ट्रियल एक एनिमल है जिसको नेम देते हैं कॉकरोच। अब कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है वो आपके पास बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, और इनको नेम दिया है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब कॉकरोच में एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि सिर्फ पूरे जितना भी एनिमल किंगडम है उसमें सिर्फ कॉकरोच एक ऐसा, कॉकरोच को जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है वो एक ऐसा सिस्टम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक्ड होता है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, अकेले काम नहीं करता। और उनका स्ट्रक्चर भी जब आप देखते हो, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी है, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा एक रफ स्केच बनाया है कि ये जो है ये पूरा एक कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, जिसमें स्टमक भी नज़र आ रहा है आपको, रेक्टम है, इंटेस्टाइन है, और इसके ऊपर जो स्टमक के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो स्टमक है उसको नेम देते हैं मिड गट। इस मिड गट के साथ ही मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली कॉकरोचेस के अंदर। और उसके बाद जो इंटेस्टाइन है वो भी फर्दर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करता है। फिर रेक्टम पार्ट इसमें एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है कॉकरोचेस में, जो पहले हम पढ़ते आ रहे थे कि रेक्टम वो वाला पार्ट होता है जिसमें वेस्ट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। तो इसमें रेक्टम है, रेक्टम के बाद ओपनिंग होती है, ओपनिंग से फिर जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जो कॉकरोचेस हैं वो अभी हमने बात की कि टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स हैं, इसका मतलब जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिक एसिड होगा, कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होना है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा। तो इसका मतलब ये जो थी ये एक सक्सेस थी उन एनिमल्स की जो लैंड पे रहते हैं विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि रहता है ये लैंड पे है लेकिन वाटर को कंजर्व किया है इसने, क्योंकि इसने जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बनाया। तो ये बेसिकली इसमें जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होती है, कि कैसे काम करता है कॉकरोच। अब कॉकरोच के अंदर ब्लड नहीं होता, कॉकरोच के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको नेम देते हैं हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ कब प्रेजेंट होता है? हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ओपन और एक होते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, कि ट्यूब्स होती हैं अलग-अलग, जैसे ह्यूमंस के अंदर है। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ट्यूब्स नहीं होती, उसके अंदर जो 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 लिक्विड होता है, जो वाटर जो फ्लूइड होता है वो वैसे ही मूव कर रहा होता है, मतलब वो ऐसा जो वेसल्स होते हैं वो ओपन वेसल्स होते हैं और वो वैसे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर पड़ी होती है। तो ये कैसे काम करता है कि इसमें जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो हीमोलिम्फ में से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद स्टमक में ले जाते हैं, जो उनका मिड गट है, जब वहाँ तक ले जाते हैं वहाँ पे फिर फर्दर उसमें रीएब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर, फिर वो इंटेस्टाइन में जाती है और रीएब्जॉर्प्शन होती है। और इसके बाद जब रीएब्जॉर्प्शन और कंप्लीट हो जाती है फिर वो कुछ टाइम के लिए जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। तो ये आज हमने पढ़ा था डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो बारी बारी हमने पढ़ा कैसे सिंपलर से हम हायर की तरफ मूव करके, सबसे पहले हमने हाइड्रा में पढ़ा, उसमें कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था, सिंपल डिफ्यूजन थी। फिर हमने प्लेनेरिया पढ़ा कि प्लेरियम में प्रोटोनेफ्रीडियम होता है, उससे थोड़ा सा हाई लेवल। फिर अर्थवॉर्म पढ़ा, अर्थवॉर्म में मेटानेफ्रीडियम। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक्सक्रीशन पढ़ी इन डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के कैसे सिंपलर से हायर की तरफ एक डाइवर्सिटी है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में और उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में डाइवर्सिटी है और कैसे वो काम कर रहे हैं और कैसे डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन को पढ़ा था हाइड्रा में,
जो हाइड्रा है वो सबसे सिंपल है, इसमें कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं। फिर प्लेनेरिया पड़ा, प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रीडियम प्रेजेंट है जो उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। देन अर्थवॉर्म में मेटानेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा कॉकरोच जिसमें मालपीजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है जो उनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है।